ठीक है। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग एक सेट लेकर उपलब्ध हैं और सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग फिर से एक बेहतरीन सेट लेकर उपलब्ध है क्लास 10 के बच्चों के लिए और वो बच्चे जो एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। सबसे भी एक प्रश्न रहेगा आपके पास और जो ये क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपका पढ़ाई हमारे ख्याल से सिलेबस खत्म हो गया होगा तो आपको बहुत ज़रूरत है और प्रैक्टिस टेस्ट लगाना, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना आपका बेहतरीन प्रैक्टिस रहेगा ना, जितना अच्छा आप टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलता है अपना अंदाजा का कि आप कितने क्वेश्चन को टच कर पाते हो, कितने क्वेश्चन पढ़ पाते हो, कितने क्वेश्चन बना पाते हो। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए हमेशा टेस्ट लगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आप स्वयं इस चीज को देखिएगा कि हाँ भाई आपसे आप कितने आंसर को सही कर रहे हो। लास्ट में आप अपना कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा कि सेकेंड लेसन है बायोलॉजी का है, उसमें मेरा कितना पकड़ है और कितना हमने नया नया चीजें को सीखा। समझ में आ गया? तो देर ना करते हुए हम लोग करेंगे वीडियो को शुरू। और आपके सामने जो ये चैप्टर दिख रहा है उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो स्पेशल है ना क्लास 10, तो जो क्लास 10 है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, और जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास ये चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, एनएमएस वाले बच्चों को भी पढ़ना है जो स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2026 में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और जो क्लास 10 के बच्चे, इन दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं है, क्वेश्चन पे चलना है। हम लोग सेकेंड लेसन है नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय से संबंधित हमारा जो न्यूरो सिस्टम जो काम करता है, जो ब्रेन काम करता है, ब्रेन हमारे बॉडी को पूरी कंट्रोल करने का काम करता है, हम लोग उससे संबंधित आज क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कोई क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा मतलब क्या बोले आप, ऊर्जा स्टोर कर सकते हो, ऊर्जा गृह कर सकते हो, ऊर्जा घर कह सकते हो, है ना, पावर हाउस कह सकते हो, वही नाम है, के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन के अनुसार देखना है कौन सा ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, कौन अपने पास ऊर्जा मुद्रा को अपने पास रखता है और जरूरत पड़ने पर एनर्जी को वो दे देता है। तो क्या है भाई, एटीपी है कि एडीपी है कि डीपीटी है कि इनमें से कोई नहीं है। आप, हमको लग रहा है कि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं भाई, है ना, कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं, एटीपी की, एडीपी की, डीपीटी या इनमें से कोई नहीं। तो डीटीपी कोई ऐसा चीजें नहीं है। एक मेन चीज होता है एक एटीपी और एक एडीपी, लेकिन जो ऊर्जा का जो संग्रहण होता है वो एक्चुअल में ऊर्जा मुद्रा के नाम से जिसको जानते हैं वो होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भाई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है। जो बच्चे पिछले लेक्चर को देखे होंगे, कवर किए होंगे, उनको ये आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो एटीपी हो गया ऊर्जा मुद्रा, फास्फेट की संख्या कितना आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, इनमें से बताना है कि पादप हार्मोन कौन है ना, फेरोमोन की, फाइटो हार्मोन की, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं कौन। आपके स्क्रीन पर है फेरोमोन या फाइटो हार्मोन या एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं है। सेकंड का आपको क्वेश्चन बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पादप हार्मोन की जब भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग लगभग आंसर दे भी दिए होंगे मेरे ख्याल से। तो फाइटो हार्मोन जो होता है ना, फाइटो हार्मोन, तो फाइटो से फोटोसिंथेसिस वाला जब बात याद कर रखिएगा तो ये एक दोनों मैच कर जा रहा है, फोटोसिंथेसिस फाइटो हार्मोन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइटो हार्मोन। अगला प्रश्न आपके पास है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है भाई, सेरिबेलम, सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन को हम लोग 3 हिस्सा में बांट के पढ़ते हैं। कितने हिस्सा में, 3 हिस्सा में। क्यों भाई 3 हिस्सा में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो 3 गो हिस्सा किया गया उसके कार्य के हिसाब से किया गया। समझा कि ना आया, मतलब कि उसका काम क्या होता है, अलग अलग होता है, तीनों हिस्सा में काम में अलग अलग होता है, इसलिए इसको 3 हिस्सा में बांट के पढ़ा गया। उसमें से जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है उसका नाम बताना है,
सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है उसका नाम बताना है। वो जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है वो 2/3 हिस्सा अकेले लेकर रखता है और एक हिस्सा में 2 होता है। आपको बताना है सेरेबेलम होगा कि मध्य मस्तिष्क होगा या सेरेब्रम होगा। आपके पास ये ऑप्शन है, प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ पे 3 है और 3 का सही आंसर बताना है आपको। क्या होगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? हिंदी नाम में अगर देखते हैं तो हिंदी नाम जो होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। अब आपको केवल ढूंढ लेना है कि इसका इंग्लिश नाम क्या होगा। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर जैसे आप उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। मैंने आपको बता दिया, ये 2/3 हिस्सा लेकर रखता है। केवल आप इंग्लिश नाम पर अगर पकड़ नहीं अगर ऐसे ही बनाकर रखते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अब आप आपके अनुसार पहले बता देते कि मध्य मस्तिष्क नहीं होगा, फंस ये क्या? सेरेबेलम और सेरेब्रम। तो सेरेबेलम और सेरिब्रम में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। आप एक बार इंग्लिश चीज को आप ऑक्युपाइड कर लीजिए, बढ़िया से इसको देख लीजिए, तब आपका जाकर क्लियर हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाक बताइए। हमने आपको हिंदी नाम बता दिया है, आप इंग्लिश नाम कमेंट्स में फटाक बताइएगा, है ना। हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोगों ने इस चीज को सही से देख लिया है, सही से इस पर वर्किंग कर लिया है। ठीक है, कमेंट्स में रद्द नहीं दिया जाए। हिंदी नाम बता दिए हैं, केवल इंग्लिश इसका क्या कर लेना है? सर्च कर लेना और सही आंसर कमेंट्स में बताना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न आगे की तरफ चलते हैं। अगर चिंता नहीं करना, अगर इसका ये नहीं आएगा तो हम भी कमेंट्स में आपको सारे आंसर को बता देंगे। बट आपको हिंदी बता दिए, इसके बारे में कुछ बता दिए, केवल आपको छोटा मोटा बातें को याद दिला दिए हैं। आप इसका सही जवाब देने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है वह हार्मोन जो पौधा में कोशिका विभाजन को रोकता है। प्रश्न संख्या 4 है और 4 का जवाब बताना है कि क्या होगा। वह हार्मोन जो कोशिका विभाजन को रोकता है, जो पौधा में कोशिका विभाजन को रोकता है। प्रश्न संख्या हम 4 की बात कर रहे हैं और आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। ऑक्सीन होगा कि एथिलीन होगा कि साइटोकाइनिन होगा या अब्सिसिक एसिड होगा? कौन सा इसका आंसर होगा जो कोशिका विभाजन को रोक देता है? तो इस प्रश्न को अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो आप बता भी सकते हैं, है ना। अब्सिसिक एसिड जो होता है ना, अब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को रोक देता है, रुकता है। और यही क्या करता है आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे से पत्ता को अलग करने के लिए अब्सिसिक एसिड ही कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में भाई जाइलम का काम क्या होता है? आपको हम लग रहा है कि पिछले लेक्चर में कई बार इस क्वेश्चंस को हम लोग वर्किंग कर दिए हैं। तो सबसे सिंपल प्रश्न है, पादप में जाइलम एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है, उसका काम क्या है भाई? ऑक्सीजन का संचालन करना या एमिनो अम्ल का संवहन करना या जल का संवहन करना या भोजन का संवहन करना? बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम ट्रिकली बताए थे जाइलम उत्तक, तो ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम उत्तक का काम होता है जल का संवहन करना। क्या करना है भैया? जल का संवहन करना। समझा गया ना। अब भोजन का संवहन करना किसका काम है? तो भोजन का संवहन करना काम होता है फ्लोएम उत्तक का। किस उत्तक का काम होता है? फ्लोएम का। लेकिन जाइलम उत्तक का काम होता है जल का संवहन करना। क्लियर हो गया? आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, समझ के अनुसार, समझ के साथ हम लोग इस पे कार्य करेंगे, इस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, जिब्रेलिन है क्या? अरे भाई प्रश्न संख्या क्या है 6 में? देखो, पादप हार्मोन है कि एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है? तो जिब्रेलिन है क्या? आपने कभी नाम सुना होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक हार्मोन है, तो जिब्रेलिन हार्मोन है, बट मामला फंस गया कि जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है। तो पहले ही आप अगर हार्मोन नाम याद आ गया तो आप ऑप्शन को क्रॉस कर लोगे, क्योंकि एंजाइम तो कोई हार्मोन की बात नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कोई हार्मोन की बात नहीं कर रहा है, वसा कोई हार्मोन की बात नहीं कर रहा है। तो जब हार्मोन को ही आंसर लाना है तो यहाँ तो हार्मोन वर्ड लगाया है, वो किस में लगाया है? पादप हार्मोन है। मनुष्य के हार्मोन की तो बात किया यहाँ पे नहीं है ना। अगर मनुष्य हार्मोन देता तो थोड़ी देर के लिए हम लोग चौंक जाते कि यार इसमें भी हार्मोन है, इसमें भी हार्मोन है। लेकिन यहाँ पे हार्मोन वर्ड से ही आप ऑप्शन को क्रैक कर सकते हो। लेकिन सच बात है, आप जानकारी इकट्ठा करके रखो, जिब्रेलिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है, ये मानव हार्मोन नहीं होता है, मनुष्य का हार्मोन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? अब ये मुरझाने की बात कह दिया भाई,
पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण हुआ? इथिलीन के कारण, या एब्सिसिक एसिड के कारण, या साइटोकाइनिन के कारण, या ऑक्सिन के कारण। आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। प्रश्न संख्या आपके पास 7 है और 7 नंबर का जवाब आपको बताना है ना। इथिलीन के कारण, या एब्सिसिक अम्ल के कारण, या साइटोकाइनिन के कारण, या ऑक्सिन के कारण। 7 नंबर प्रश्न का जवाब आपको सही सही बताने की कोशिश करना है कि क्या आंसर होगा। जो बच्चे थोड़ा सा समझदार होंगे, है ना, वो इस प्रश्न को पढ़ लेंगे, दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात किया कि अगर एब्सिसिक एसिड जो होता है वो पत्ती पर, फल पर स्पेशल काम करता है ना। इसी हार्मोन के कारण उसको क्या कर दिया जाता है, अलग किया जाता है। तो एथिलीन हार्मोन नहीं होगा। एब्सिसिक अम्ल जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, जो कि पेड़ पौधा से पत्तियों को अलग करता है, इसलिए यह क्या होगा, यह पत्तियों को मुरझाने में यही सहायता करेगा। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 8 देख लो भाई। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। हम लोग का जो ब्लड होता है, ब्लड मानव में जो ब्लड होता है उसमें शर्करा मतलब चीनी, शुगर, उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है भाई। अगर वही चीज कंट्रोल नहीं रहता है तो क्या होता है, शुगर का जो डेटा होता है, जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हम लोग शुगर का पेशेंट हो जाते हैं, है ना। और एक बार वो पेशेंट हो जाने के बाद कितनी सारी बीमारियां बॉडी में जकड़ने लगती है। तो याद रखना है कि रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने के लिए किसका काम है भाई? एस्ट्रोजन का काम है, कि प्रोजेस्टेरोन का काम है, कि इंसुलिन का काम है, या रिलैक्सिन का काम है? तो आप मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। हमको पता है ना, कि रक्त में शर्करा का असर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन है, यानी डायबिटीज किसके कमी के कारण होता है, या शुगर या चीनी रोग किसके कमी के कारण होता है, तो वही है, उसी को मधुमेह रोग भी कहते हैं। तो देख रहे भाई, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 ऐसे हार्मोन है जो जनन हार्मोन पे काम करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन के अंतर्गत आता है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो शर्करा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। आप लोग बताइए कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आप लोग को कमेंट्स में बताना है। और वह ग्रंथि जो है, इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज किया भी किसने था, और वो किस ग्रंथि से सेक्रेट होता है, आपको हम बहुत पहले डिटेल्स करा दिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारे पास 9 है ना, और 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तब तक जो भाई बच्चे कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास के बच्चे को और इंग्लिश वाले बच्चों को कम से कम जोड़िए, आप इतना हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ा जाए। इतना काम करते तो काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई, है ना। 9 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपके पास क्या है भाई? 9 नंबर जो प्रश्न है वो है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, कौन है? IAA है, कि TSH है, कि ACH है, या ACTH है। ये 4 तरह का आपके पास हार्मोन दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें से पादप हार्मोन कौन है। ये क्या है, एक कोडिंग नाम है। आप अपने सिलेबस को थोड़ा सही से पढ़ा कीजिएगा, तब इस प्रकार के हार्मोन का सही नाम बता दीजिएगा, है ना। तो TSH और ACH और ACTH ये जो होता है ये पादप में नहीं पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो IIA जो है हार्मोन, यह एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। आप इस हार्मोन को आप लोग याद कर रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? देखिए 2023 का यह भी प्रश्न है। कोशिका झिल्ली जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, वो किस प्रकार का होता है? पारगम्य होता है, या अपारगम्य होता है, या अर्धपरागम्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो पारगम्य का मतलब क्या हुआ? जो किसी भी चीज को आर पार करा दे, कोई भी सामान। मान लो कि ये कोशिका हो गया, है ना, ये कोशिका हो गया, इसके बाहर ये झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली का काम क्या भाई? कौनो सामान को अंदर से बाहर कर देगा, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ऐसा झिल्ली का काम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा झिल्ली का काम बिल्कुल नहीं होता है। कोशिका झिल्ली का काम ये नहीं होता है। क्या अपारगम्य है? अपारगम्य का मतलब बिल्कुल ना किसी को आने देता है ना जाने देता है, ना भाई। जरूरत वाला पड़ने पर सामान को अंदर आने देता है और अंदर से भी बाहर जाने देता है। इसका मतलब कि वह क्या है? अर्धपरागम्य है, सेमी परमेबल है। और सेमी परमेबल अर्धपरागम्य का ही मतलब होता है कि यह बहुत जरूरत वाले सामान को जो होता है, छोटे छोटे जोड़ू होते हैं, उसको अंदर आने देता है
अंदर के भी छोटे छोटे अणु को बाहर जाने देता है, लेकिन बड़े बड़े अणु को ये अंदर नहीं आने देता है। इसलिए ये अर्ध परागम्य झिल्ली है, ना तो पूर्ण रूप से परागम्य है और ना अपरागम्य है। क्लियर हो गया भाई। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। आप लोग बताइए, आप लोग को ये क्वेश्चंस जितने हैं क्या आप लोग को याद है ना? कमेंट्स में बताते रहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? देखिए भाई, बहुत मस्त प्रश्न है और 2023 में पूछा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न आप देखिएगा और इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है ना? अगर किसी भी पदार्थ में स्टार्च है कि नहीं है ना, उसमें क्या चीज डाल दीजिएगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें स्टार्च है ना, क्योंकि वो कलर को चेंज कर देता है। तो कौन से पदार्थ से लेकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या आयोडीन का इस्तेमाल करते हो, या सेप्रेनिन का, ईओसिन का, मेथिलीन ब्लू का? अगर जो बच्चे ना एनसीईआरटी बुक अगर सही से पढ़ रहे होंगे ना, उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। याद रखिएगा, यह जांच आयोडीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? आयोडीन से किया जाता है। क्लियर हो गया भाई। 12 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? पता है, थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे हम लोग का एक ग्लैंड है गला में, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। कौन ग्लैंड है मेरे भाई? थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है। और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को माने संश्लेषण करने के लिए, है ना, ऑब्जर्वेशन करने के लिए किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का या आयरन का? तो आप लोग ने एक बात नाम को सुना होगा कि घेघा रोग जो होता है, जो ग्वाइटर होता है ना, गला में यहाँ फूल जाता हुआ ये बाहर निकल जाता था, और अभी बहुत कम है क्योंकि कंट्रोल काफी हो चुका है। तो वो ग्वाइटर रोग होता था, वो किसकी कमी से होता था? आयोडीन की कमी से। अरे भाई, मामला था क्या एक्चुअल में? मामला आपका वही था कि लंबे समय तक आयोडीन की आपके खाना में कमी पड़े रहने के कारण ये थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण सही से नहीं हो पाता था, और ये कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए, ये यहाँ ग्रंथि जो होती थी फूल के बाहर निकल जाती थी, फूल के बाहर निकल जाती थी, ताकि इसका क्या हो सके? इसका मेंटेनेंस हो सके। मेंटेनेंस कौन कराता है? आयोडीन। पता चला कि यही आपके खाना में नहीं है, इसकी कमी की वजह से ये मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, अर्थात इसका होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया भाई, है ना? अगला प्रश्न आपके पास आ गया, मनुष्य के कपाल में, मनुष्य के कपाल मतलब ये हम लोग का कपाल हो गया, तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में तंत्रिका कोशिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होता है, 31 जोड़ी होता है, 24 जोड़ी होता है या 10 जोड़ी होता है? यह भी 2023 का आपका प्रश्न है और बताना है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी या 10 जोड़ी? ये 13 नंबर प्रश्न है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो मनुष्य के कपाल में तंत्रिका कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह होती है, सही आंसर क्या होगा इसका? 12 जोड़ी। क्या आंसर हो जाएगा सही? 12 जोड़ी जो होता है वह होता है मनुष्य के कपाल में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। प्रश्न आपके पास 14 नंबर है और इसको आगे स्क्रॉल किया जाएगा और आगे की तरफ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको दोबारा देख सकते हैं, ताकि ये तुरंत का तुरंत आपको याद हो सके, है ना? फोर्टीन नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? अरे भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जो लोग माइंड के फिगर के बारे में अगर सही से जो बच्चे जानकारी इकट्ठा करके रखे होंगे, है ना, जो माइंड के बारे में पढ़ाई किए होंगे, तो वो आसानी से बता सकते हैं कि किस भाग में हम लोग बात कर रहे हैं कि गंध पहचानने का केंद्र। तो याद रखिएगा, गंध केंद्र, स्वाद केंद्र, श्रवण केंद्र, दृष्टि केंद्र, स्पर्श केंद्र, जितना भी केंद्र होता है ना भाई, जितना भी इस तरह के ऑफिस होती है, वो सब होता है अग्र मस्तिष्क में। इसी को तो कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं भाई? प्रमस्तिष्क कहते हैं। समझ आ गया? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग यानी गंध पहचानने का केंद्र है, तो वो होता है अग्र मस्तिष्क में, है ना? ये सबसे हम लोग का बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, और इसी में पहचानने का केंद्र होता है।
क्लियर हो गया बाबू। अगला प्रश्न आपके पास 15 नंबर आपके पास स्क्रीन पर रहेगा और ये क्वेश्चंस आप देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 15 नंबर निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन, तो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या हुआ, है ना। कौन गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है ना। कौन गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि या फूल की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चा सोचा आंसर निकाल देगा, अगर गुरुत्व वर्ड केवल लगाएगा ना, गुरुत्व वर्ड केवल दिमाग में लगाएगा ना तो आंसर ले लेगा, है ना। गुरुत्व वर्ड, अरे भाई बताओ, जो पृथ्वी होती है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाती है वो तो पृथ्वी अपने नीचे की ओर खींचती है, तो क्या फल की वृद्धि में गुरुत्वाकर्षण बल का कोई योगदान, बिल्कुल नहीं। फूल की वृद्धि में, बिल्कुल नहीं। जड़ कहाँ होता है भाई, तो जड़ होता है भाई उसी पृथ्वी में, उसी मिट्टी में। इसका मतलब कि ग्रेविटेशन जो वर्किंग होती है इस जड़ को खींच के कहां लेके जाती है, नीचे की तरफ लेके जाती है, यानी जड़ को पृथ्वी की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि। क्या आंसर हो जाएगा बबुआ, जड़ की वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है, देखिए 2023 में पूछा हुआ है, यानी अगर आपको आपके पास अगर हार्मोन आपको सही से याद है ना तो आप पकड़ लीजिएगा कि कौन पादप हार्मोन है या नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन, बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है, बताइएगा फटाक फटाक। देखिए रे भाई, ऑक्सीन पादप हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है, इथिलीन भी पाया जाता है और साइटोकाइनिन भी पाया जाता है, तो ये सब पादप हार्मोन है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मानव में सीक्रेट होता है और यह भी हम लोग का दिमाग से प्यूस ग्रंथि इसको सीक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन, और ये बच्चे जब जन्म ले रहे होते हैं उस समय इस हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑक्सीटोसिन का आज क्या किया जाता है, आजकल मार्केट में, है ना, 2 नंबर धंधा करके इस हार्मोन को क्या किया जाता है, बेचा जा रहा है। बट इस पे सरकार ने बैन लगा दिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे। क्यों भाई, क्योंकि जो दुधारू पशु होते थे, है ना, उनसे इस हार्मोन को देकर जबरदस्ती दूध निकाला जाता था, समझा कि ना आप। आज फल फूल सब्जियों में इसका इस्तेमाल, इस इंजेक्शन को दे देकर उसको तुरंत बड़ा कर दिया जा रहा है। इस हार्मोन में इतना एग्रेसिव गुण पाई जाती है, लेकिन यह जितना भी हम इसका द्वारा इस्तेमाल किया हुआ खाना है, पदार्थ है, ये सब हम सब के लिए नुकसानदायक है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया। खासतौर पे इसका इफेक्ट बच्चों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जन्म हार्मोन कहते हैं और ये मानव में पाया जाता है, ना कि पौधा में पाया जाता है। इसलिए कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ कमेंट्स में, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और उसके बाद हो गया इंसुलिन। 17 नंबर का जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ फटाफट, कमेंट्स करते रहो भाई। अगला प्रश्न हम बढ़ेंगे 18 नंबर पे, 17 नंबर का जवाब आप लोग स्वयं दीजिएगा। प्रश्न संख्या हम 18 पे आ गए हैं। आप लोग भी, हमको आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी बातें, हम जितनी बातें बता रहे हैं आप लोग को, है ना। अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई, अच्छा लग रहा है तो कम से कम भाई आप लोग कमेंट्स में एक बार जो है ना रेड दिल भाई भेज दो, है ना, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कम से कम लाइक वगैरह ठोक के भेजो कमेंट्स में, ताकि हमको लगे कि बच्चा एकदम समझ रहा है, एकदम मजा आ रहा है बच्चा को पढ़ने में। प्रश्न 18 नंबर है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन से लेकर हर जगह पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है भाई, है ना। रक्त कोशिका है या मांसपेशी है या तंत्रिका कोशिका है या दिल की कोशिका है, आप बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। मस्त क्वेश्चन है भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ना। रक्त में, है ना, आपको बताना है रक्त कोशिका है, बिल्कुल नहीं भाई। मांसपेशिया का कोशिका है, बिल्कुल नहीं। दिल की कोशिका है, बिल्कुल नहीं। तंत्रिका कोशिका जो हम लोग के सबसे ज्यादा ब्रेन में पाई जाती है, ये वही कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, यानी आपको बताए थे कि जो तंत्रिका कोशिका होता है ये कम से कम 1 मीटर लंबी होती है। कम से कम कितना होता है रे बाबू, 1 मीटर लंबा होता है, समझा गया। इसलिए ये सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा जो भाग होता है ये होता है एक्सान,
तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन होता है? एक्सन, याद करके रखना है। क्लियर? अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न 19 नंबर आपके पास है, कह रहा है क्वेश्चन कि डाई एनसेफ्लॉन तथा सेर्विक किसका भाग है? डाई एनसेफ्लॉन तथा सेर्विक किसका भाग है? आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चंस आपके लिए है कि डाई एनसेफ्लॉन तथा सेर्विक किसका भाग है ना? डाई एनसेफ्लॉन तथा सेर्विक किसका भाग है? अग्रभाग का या मध्य भाग का या पश्च मस्तिष्क का या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, डाई एनसेफ्लॉन यानी किसी प्रकार का सेंसिटिव का बात हो, है ना, या सेर्विक का बात हो, तो वो कभी भी इस तरह का ऑफिस किसके अंदर बन के तैयार है? तो अग्र मस्तिष्क के अंदर ये ऑफिस हो है। हम लोग के दिमाग में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ऑफिस है। जैसे आप एक कंपनी में जाते हो और एक कंपनी में जाते हो तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, उसी तरह हम लोग को अग्र भाग में भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है। सुनने वाला डिपार्टमेंट अलग है, सूंघने वाला डिपार्टमेंट अलग है, देखने वाला डिपार्टमेंट अलग है, इन सबको काम करने वाला डिपार्टमेंट अलग है। इसलिए अग्र मस्तिष्क पर अगर चोट पड़ गया तो जो हम लोग का कोई ऑफिस अगर ध्वस्त होकर गया ना अगर माइंड से, तो वो काम होना बंद हो जाएगा। अगर मान लो कि दृष्टि केंद्र अगर ध्वस्त हो गया, है ना, देखने वाला चीज ऑफिस ध्वस्त हो गया, तो आपका आंख काम करेगा लेकिन बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है। समझा कि ना आया? तो इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न हम लोग देख ले, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? हम लोग का जो बीपी है, बीपी, इसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन आपके पास है थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, ब्रिशर। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर 20 है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आपका जो बीपी है वह कंट्रोल कौन करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, ब्रिशर। तो पहले ऑप्शन को काट दो भाई, ब्रिशर का कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, थाइमस भी नहीं करता है, थायराइड तो बिल्कुल नहीं करता है ना। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ना, इससे निकलने वाले जो भी हार्मोन होते हैं, एड्रिनल एक ग्रंथि ऑलरेडी है, तो इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हमारे बीपी को यानी रुधिर चाप को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं बाबू? कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। प्रश्न अगला है कि ब्रिशर द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? ब्रिशर द्वारा स्रावित हार्मोन 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि ब्रिशर द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। अरे भैया बताइए, ब्रिशर द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? ब्रिशर द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो ब्रिशर किस में पाया जाता है? मानव में पाया जाता है। यानी मानव हार्मोन का नाम बता दो, मानव में नर में पाया जाता है ब्रिशर। तो भाई ब्रिशर जब नर में पाया जाता है तो ब्रिशर को इंग्लिश में आप टेस्टिस कहते हो। क्या कहते हो? टेस्टिस कहते हो। जो ये टेस्टिस है तो टेस्टिस से ही बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप सोचोगे तो आंसर आपके पास है। ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आंसर जीवन भर याद रहेगा। ब्रिशर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेस्टिस। टेस्टिस से कौन हार्मोन निकलेगा रे भाई? टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये मादा हार्मोन है। नाम याद करके रखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन कि अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सीधे एक ही बार अपने हार्मोन को ब्लड में मिलाता है, इसके लिए कोई नली स्पेशल नहीं है, इसलिए इसको अंतःस्रावी कहते हैं। तो बताना है अग्नाशय का कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी है? अग्नाशय जो ग्रंथि है उसका कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 रहेगा और इसका जवाब बताना है कि सही आंसर क्या होगा। अग्नाशय का कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी होता है? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। अग्नाशय का कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी है? 1% अंतःस्रावी है, बाकी जो है सबका सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? बुद्धि और चतुराई, तो सेरिब्रम, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो ये होता है हम लोग का, तो ये तो होगा नहीं। और हाइपोथैलेमस एक प्रकार का ग्रंथि है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच गया दो माइंड, एक सेरेबेलम हो गया, एक सेरेब्रम हो गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि और चतुराई जितना भी काम
इस सब की बातें आती है, वो होता है सेरिब्रम में। किसमें होता है? सेरिब्रम में। बुद्धि चतुराई जितनी भी बातें होती है वो किसमें होता है? सेरिब्रम में होता है। अगला 24 नंबर प्रश्न हो गया, ग्वाइटर अथवा घेगा रोग होता है। अभी जस्ट प्रश्न आया था, इसलिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बताओ भाई कि इसका सही जवाब क्या होगा, फटाक देकर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हो, है ना। एनएमएस वाले बच्चे फटाक फटाक कमेंट्स करेंगे भाई, है ना। चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से, तो ग्वाइटर और घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। बार बार इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग 25 से डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन देखेंगे कहां जा रहा है। तब तक सारे बच्चे जितने प्रश्न पढ़ाए हैं क्या आप लोग को याद होगा? क्योंकि हम आपका लेने वाले हैं टेस्ट, आज जिस दिन टेस्ट लेंगे उसमें नंबर कम भी नहीं आना चाहिए, इसलिए वीडियोस को बढ़िया से देखिए और बढ़िया से इस पर वर्क कीजिए। मेरुरज्जु की रक्षा करती है, प्रश्न हो गया 25। मेरुरज्जु की रक्षा करती है, बताना है कौन? मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? कैसेरुकदंड या क्रोमियन करती है या कार्पस कैलोसम करती है या इनमें से सभी? तो जैसे आता है इनमें से सभी तो लगभग बच्चों के दिमाग में चलता है कि यार मारो इनमें से सभी, लेकिन भैया ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। मेरुरज्जु की रक्षा करता है कैसेरुकदंड। जो हम लोग का ये कैसेरुकदंड है ना, यही क्या होता है, इसी के अंदर जो होता है मेरुरज्जु की जो नसें होती है पूरी गई होती है, तो रक्षा कौन कर रहा है भाई? तो कैसेरुकदंड रक्षा कर रहा है मेरुरज्जु की, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैसेरुकदंड। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि उधर से कट रहा है। तो अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? 26 नंबर आपके पास यहाँ पे प्रश्न है और आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। गर्भवती महिला को प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? हमने बोला था एक जन्म हार्मोन के बारे में, अभी जस्ट आप लोगों से डिस्कशन किया था। इसमें ऑप्शन है वेसोप्रेसिन, आम्लिटोसिन, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन तो भाई थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो इस हार्मोन का क्या जरूरत है? प्रोलैक्टिन नहीं है हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन है लेकिन ये जन्म के समय इसको नहीं दिया जाता है। वेसोप्रेसिन का कोई ये नहीं है। आम्लिटोसिन जो है ना, आम्लिटोसिन इसी को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो जो इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं ना, यही हार्मोन जन्म के समय में दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन या आम्लिटोसिन। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देख लिया जाए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? ग्लूकोज की मात्रा को अगर नियंत्रण करने की बात करें तो बता दीजिए इसमें से कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? बताइए बाबू। प्रश्न संख्या हम लोग आ गए हैं 27 पे और 27 देखेंगे, है ना। 27 देखेंगे कि सही आंसर क्या होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोजन के कारण, इंसुलिन के कारण, ए और बी दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है भाई तो ग्लूकोजन और इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी होगा तो याद रखना रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गारंटी है। अगर कमी होगा तो, क्योंकि चीनी पचेगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट पचेगा नहीं, और ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ग्लूकोजन, तो ग्लूकोजन क्रिया से ही ग्लूकोज जो होता है कंट्रोल रहता है, यानी दोनों के कारण ग्लूकोज कंट्रोल रहता है, इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? जो बच्चे डायरेक्ट पढ़े होंगे वो फटाक फटाक बता देंगे। बेरिस और स्टार्लिंग ने, कि अरस्तु ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने, या पोर्टर ने? आपको बताना है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। क्लियर? आपके पास ये प्रश्न है और आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। बेरिस और स्टार्लिंग, अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन और पोर्टर ने बताना है। तो आपको पता है कि अरस्तु जो है हार्मोन के पर कभी काम भी नहीं किए हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या कोशिका के केंद्र का खोज करने वाले आदमी है। पोर्टर के बारे में जानकारी नहीं है। बेरिस और स्टार्लिंग जो थे, हार्मोन शब्द का नामकरण इन्होंने ही दिया था, बेरिस और स्टार्लिंग। क्लियर हो गया? ये याद कर लेना एकदम डायरेक्ट भाई, अगर नहीं याद होगा तो याद कर लो, है ना। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन होती है ये बताना है भाई। सोचने वाली ऊतक, पेशी ऊतक, इपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? कौन ऐसा ऊतक है जो मनुष्य में सोचती है? अरे भाई सोचती है यानी दिमाग हो गया, सोचती है कहाँ? ब्रेन, ब्रेन सोचने का काम। तो भाई ब्रेन में कौन ऊतक होता है? सोच लो, बता दो ब्रेन में कौन ऊतक होता है, तब बोलोगे ओहो समझ में आ गया।
पेशी ऊतक तो मांसपेशी में होता है, एपिथेलियम ऊतक थोड़ा इधर उधर है, अंदर भी है थोड़ा बाहर भी है। संयोजी ऊतक तो जहां कनेक्ट करना होता है, इसका नाम है संयोजी, तो संयोजी को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जहां कनेक्टन का बात होता है, पूरे ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यू है ना। लेकिन भाई माइंड में है कौन? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक है, ये दिमाग में है। इसका मतलब कि सोचने का काम कौन करेगा? तंत्रिका ऊतक करेगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्यूटिटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, प्यूटिटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा, या हाइपोथैलेमस के द्वारा, या इनमें से सभी? ये एक नया क्वेश्चन है। जिस प्यूटिटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये किससे ग्रंथित होती है? ये भी किसी से कंट्रोल होती है? तो इसका जवाब बताना है आपको क्या होगा। और प्रश्न संख्या आपके पास जो है वो हो गया 30, और बहुत जल्द हम लोग 50, आज टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो प्यूटिटरी ग्लैंड भाई, ग्लैंड जो होता है भाई किसके द्वारा कंट्रोल होता है? याद रख लो, ये भी एक ब्रेन में ही एक हम लोग का ब्लड अथी ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही डेंजर ग्रंथि है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है ना। और कभी भी ये निगेटिव पर अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा पे काम करता है, निगेटिव काम कीजिएगा तो निगेटिव पे काम करता है। इसलिए अच्छे काम की तरफ बढ़िए, कभी निगेटिव सोच मत लाइए, समझाइए ना। नहीं तो आपसे गलत काम भी करवा सकता है ये हार्मोन, हमेशा गलत काम के लिए एग्रेसिव करेगा, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा। तो कभी भी याद रखना है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन को अगर अच्छा रखना है, मेंटेनेंस रखना है, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे बात विचार करो, अच्छे खान पान पर मेंटेनेंस रखो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलेंगे, और प्रश्न यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा? 31 प्रश्न है, और बताना है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो बच्चे थोड़े समझदार होंगे ना तो इसका जवाब फटाक देकर बता देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसका डिस्कशन कर ही रहे थे। एस्ट्रोजन, है ना, अभी तुरंत क्वेश्चंस में हम लोग पीछे बैक किए हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता दोगे। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? वृषण के द्वारा, या अंडाशय के द्वारा, या लैंगरहैंस दीपिका के द्वारा, या थायराइड के द्वारा? तो पहला बात कि भाई थायराइड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, लैंगरहैंस दीपिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, वृषण से टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, और बच गया अंडाशय, तो अंडाशय मादा में पाया जाता है, और मादा हार्मोन ऑलरेडी एस्ट्रोजन है। इसके पहले हम लोग हार्मोन को देखे थे, और अंडाशय कहाँ होता है? मादा में, इसलिए हो गया मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम, प्राण इंद्रिय पाली, डाइएसिफेलॉन, या ऑप्टिक? कौन करेगा भाई? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करेगा। सूंघने की क्षमता का कंट्रोल कौन करेगा? आपको बताना है। और जस्ट ये अभी जस्ट हम लोग ये सब पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। और 32 नंबर ये प्रश्न है, और आप फटाक देकर बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। 32 नंबर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता का कंट्रोल कौन करता है? एक होता है ना, एक माइंड में अग्रभाग में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो एक होता है घ्राण केंद्र, वो भी एक हम लोग के ब्रेन में होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है ना आपका सेरिब्रम, प्राण इंद्रिय, और डाइएसिफिलॉन और ऑप्टिक, तो इसको हटा दो, डाइएसिफिलेट को हटा दो, और सेरिब्रम में जो हमारा जो मेन पार्ट है एक प्राण इंद्रिय या घ्राण इंद्रिय, यही क्या करता है? स्पेशल सूंघने का काम, सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने का काम करता है प्राण इंद्रिय पाली करता है, ठीक है। ये भी हम लोग को ब्रेन में है, समझ आ गया। अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? देखो भाई ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये कई बार प्रश्न आपका आया हुआ है ना, ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके चलते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर लेके चलते हैं। बॉडी का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? अब ये जानना भी आपको भाई जरूरी है। हम लोग के बॉडी जो है इसका टेम्परेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? है ना। तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है भाई? बताओ। प्यूटिटरी करता है कि सेरिबेलम करता है? हटाओ, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। स्पाइनल कॉर्ड करता है? नहीं करता है भाई। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, यही करता है हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर का कंट्रोल। हाइपोथैलेमस ही हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। 34 नंबर प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। आप प्रश्न देख लिया ना, फटाक देकर इसका आंसर बताइए भाई।
क्योंकि सारे लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हो लोग, है ना। फटाक फटाक कमेंट्स पूरा रुकना नहीं चाहिए, सारे बच्चों का कमेंट्स आना चाहिए, तब समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ाई मस्त वाला से कर रहे हो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे? ब्रिस्टर से, ब्रिक से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। किससे होता है? सबको पता है, टेस्टिस फोर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन यानी ब्रिस्टर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, इसका भी जवाब हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हम 36 की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग बताइए जवाब, हम नहीं बताएंगे। 36 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 36 नंबर प्रश्नों को देखिए। 35 वाला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग स्वयं दीजिएगा, है ना। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। चलिए 36, निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है? परिवर्तित क्रिया का उदाहरण, तो परिवर्तित क्रिया का उदाहरण कौन है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों के पलकों का झपकना, या इनमें से सभी। तो एक हम लोग के बॉडी में दो क्रिया होती है, एक ऐच्छिक क्रिया होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। तो ऐच्छिक क्रिया पर जिस पर हम लोग का कंट्रोल है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम बोलने पर कंट्रोल हो जाएगा, अभी हम चुप हो जाएंगे, कंट्रोल हो गया। हम जैसे चाहे अगर वैसे कर लेंगे तो वो ऐच्छिक क्रिया। लेकिन जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो होता है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवर्तित क्रिया कहते हैं। तो आप मिठाई देखते हो, इमली देखते हो, आपके मुंह में पानी आ गया, आप सोचा भी नहीं, आपने कुछ ये नहीं सोचा, लेकिन आपके मुंह में पानी आ गया, तो भाई ये आपकी इच्छा के अनुसार आपके कंट्रोल में नहीं था। छींक आना, अब उधर से जबरदस्ती छींक आ जाए तो मैं लेकर मारते एकदम पूरा हिसाब किताब से पूरे छींक को, हाँ भाई उस छींक पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी वो अनैच्छिक क्रिया है। आंखों के पलक का झपकना, ये आंख का पलक का झपकना आपके बस की बात नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसा आंख को जरूरत पड़ता है ना, जैसे आंख को जरूरत पड़ता है, अगर कोई कीड़ा आया, धूल कण आया, कुछ भी आया, अपने हिसाब से इसको क्या करता है? आंख के पलक को झपका लेता है। इसलिए इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। परिवर्तित क्रिया का उदाहरण क्या हो गया? इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ेंगे और 37 देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस हार्मोन को सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। सबसे पहले कौन सा हार्मोन पे अध्ययन किया गया था? थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, फिर भी आप लोग समझ जाइए, हम पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? आपको पता है थायरॉक्सिन का, या प्रोलैक्टिन का, या सिक्रेटिन का, या आपको बताना है ऑक्सीटोसिन का। तो ये क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए लगभग नया होगा। तो सिक्रेटिन जो एक हार्मोन है, इस पे सबसे पहले अध्ययन किया गया था। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज नहीं है? कौन मैग्नीज नहीं है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, पियामीटर, ड्यूरामीटर, या एरिकवन वाई मीटर। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन मैग्नीज नहीं है। तो मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Mn होता है। Mn की मात्रा बताना है इसमें से किसमें नहीं है। सही आंसर पता कर लीजिए। 38 नंबर जो प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसमें मैग्नीज नहीं है आपको समझ में आ जाएगा। 38 नंबर, तो जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है, ये हम लोग के ब्रेन के जब दो लेयर होता है ना, उसमें ये लिक्विड भरा होता है। और उसके बाद आपको बताते हैं जो हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जो हम लोग का मेरुदंड है ना, इसमें भी एक लिक्विड भरा है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। तो इसमें मैग्नीज नहीं होता है, ये मैग्नीज नहीं है। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसको माना जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसको माना जाता है? अनैच्छिक, अभी हमने बात की कि वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। छींक आना, लार टपकना, है ना, चौंक जाना, हृदय का धड़कन, ये सब अनैच्छिक क्रिया में आता है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है भाई? सेरिब्रम करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, या ऑप्टिक पाली करता है, या इनमें से सभी को? किसको माना जाता है? क्या सबको माना जाता है अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोलर? बताना, एकदम सिंपल सा प्रश्न बात रहेगा। और सबसे सिंपल बात बता देते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है इसी को माना जाता है क्या चीज? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इसी के ऊपर होता है, इस चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, प्रश्न को देखें आगे हम। प्रश्न आपके पास 40 नंबर है, पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए कोई बच्चा क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, क्योंकि भाई
सबसे बेहतरीन प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना? जलानुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, या रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है? पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाना, जो पराग नलिका होता है वो बीजांड की तरफ मूव कर रहा है। तो आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सोचोगे इसका आंसर आप फटाक देकर बता सकते हो। 40 नंबर प्रश्न का जवाब आप तुरंत दे सकते हो। इसका सही मायने क्या रखा? एक बात बताओ भाई, जलानुवर्तन का मतलब होता है कि पेड़ पौधा की जड़ को जल की तरफ बढ़ना जलानुवर्तन कहलाता है, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है कि पेड़ पौधा की जड़ को पृथ्वी के नीचे की ओर बढ़ना, यानी गुरुत्व की ओर बढ़ना, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये भी तो है नहीं। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है कि पेड़ पौधा के किसी भी भाग को प्रकाश की ओर बढ़ना, जिधर प्रकाश आ रहा है उधर की ओर बढ़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। रासायनिक अनुवर्तन किसे कहते हैं भाई? जिधर केमिकल हो उधर बढ़ जाना, जिधर खाद्य पदार्थ हो उधर बढ़ जाना। तो भाई पराग नलिका बीजांड की तरफ बढ़ रहा है तो क्या बात है, क्योंकि खाना इसका उधर है तो बढ़ेगा किधर? उधर बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की तरफ बढ़ना रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 41 और सबसे मस्त क्वेश्चन है 41। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। आज तक तो सब लोग को बहुत मजा आता है। फल, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? बाबू रे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एकदम इधर उधर गड़बड़ नहीं करना। बड़ा पका हुआ फल खाता है सब, लेकिन हार्मोन का नाम नहीं याद करके रखेगा सब। हैं, बताइए इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑक्सीन, जिवलेकिन्स, इथिलीन, साइटोकाइनिन। आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, फल पकाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक हार्मोन है, उसका नाम है इथिलीन। इथिलीन हार्मोन जो होता है ना, फल को पकाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। क्लियर हो गया? 42, फल को गिराने में अलग हार्मोन, लेकिन फल को पकाने में अलग हार्मोन। फल को गिराने में एब्सिसिक एसिड, लेकिन फल को पकाने में एथिलीन एसिड, एथिलीन हार्मोन। श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है, या न्यूरिलेकस बनाती है, या मेडुलरी सिथ बनाती है, या तंत्रिका तंतु बनाती है? आप इसका जवाब बताइए। श्वास कोशिका, जो हम लोग श्वसन करने में जो कोशिका हमारी जो हेल्प कर रही है, वह क्या बनाती है? 42 नंबर प्रश्न है आपके पास, और 42 का जवाब बताना है क्या होगा। 42 का बताना है जवाब क्या होगा। तो भाई सिनेप्स जो होता है ना, वो तंत्रिका कोशिका बनाती है। तो तंत्रिका कोशिका सिनेप्स बनाती है, तंत्रिका तंतु दुगो होगा नहीं। और मेडुलरी सिथ नहीं होता है। न्यूरिलेकस जो होता है ना, ये श्वास कोशिका बनाती है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूरिलेकस। 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है? आपको बताना है। ग्रोथ हार्मोन, एडेनोसिन डाई हार्मोन, या एसीटीएच हार्मोन, या पीटीएच हार्मोन? कौन भाई कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और हड्डियों के परिवर्धन को कंट्रोल करता है? ये बताना है कौन हार्मोन होता है। 43 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, और फटाक देकर बताइए इसका जवाब क्या होगा। 43 का जवाब क्या होने वाला है? तो कोशिका का विभाजन करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है ना, और हड्डियों का के परिवर्तन, यानी इसको भी बढ़ने में कितना बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो कौन सा हार्मोन हो सकता है? तो वो होता है जीएच, यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत कितने सारे भी हार्मोन आते हैं, वो सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन सब मिलाकर ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन सही आंसर हो जाएगा। हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 43 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप टॉप 50 क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। तब तक आप बताइए कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, पढ़ाई में कितनी मजा आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपको आपकी तैयारियां कितनी बेहतर है? आप एक बार बताइए कमेंट्स में कि हाँ सर क्वेश्चंस अच्छा है ना, और मजा आ रहा है। प्रश्न आगे की तरफ हम लोग जस्ट आ गए हैं। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? तो भाई अब इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। मस्तिष्क का गुहा क्या कहलाता है? अलिंद, देह गुहा, क्रोनियम या गुहा? मस्तिष्क का गुहा क्या कहलाता है? 45 नंबर आपके पास प्रश्न है। ऑप्शन भी आपके पास है, अलिंद कहलाता है, या देह गुहा कहलाता है, या क्रेनियम कहलाता है, या गुहा कहलाता है। 45 का जवाब बताना है क्या होगा, है ना। तो 45 का जब भी जवाब देना होगा तो अलिंद भाई कहाँ होता है भाई?
आलिंद और नीले होता है हम लोग के हृदय में, तो ये माइंड में कैसे हुआ, है ना। देह गुहा ये नहीं होता है, जो कैविटी होता है ये कैविटी डायरेक्ट होगा ही नहीं, डायरेक्ट कैविटी तो होगा नहीं क्योंकि गुहा वर्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है। और देह गुहा ये दूसरी चीजें हो गई, है ना। क्रेनियम जो होता है ना, मस्तिष्क की जो गुहा बनाता है वो क्रेनियम होता है। क्या कहलाता है भाई, क्रेनियम कहलाता है। 46 नंबर प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से या बाह्य स्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि या नलिका ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जितने लगभग मानव में हार्मोन है वो लगभग सारे के सारे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं और सीधे श्रवण होने के बाद वो ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, अपसेसिक अम्ल का मुख्य काम क्या है भाई, क्या काम है ना। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, कोशिका विलगन या फल पकाना। 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सोचिएगा ऑप्शन से कट कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। 47 नंबर आपके पास प्रश्न है ना, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। हम आपको शुरू से डिस्कशन एक बात को करा रहे हैं कि अपसेसिक एसिड का काम होता है पत्तियों को पेड़ों से अलग करना। पत्तियों को पेड़ से क्या कर दो भाई, अलग कर दो। फल को पेड़ से क्या कर दो भाई, अलग कर दो। तो अलग होने की बात कर रहा है तो कोशिका विभाजन में तो सहायता करेगा नहीं, कोशिका दीर्घन यानी कोशिका को बढ़ाने में सहायता करेगा नहीं। फल को पकाने के लिए भी आप लोगों ने पढ़ा कि इथिलीन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो कोशिका विलगन, तो विलगन का मतलब होता है हटा देना। विलगन का मतलब क्या होता है, हटा देना। इसलिए एब्सेसिक अम्ल क्या कार्य करता है भाई, कोशिका विलगन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कोशिका विलगन का कार्य करता है। चलिए तो प्रश्न हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे 47 तक कंप्लीट किए हैं। और क्वेश्चन देखिए, आप ऑप्शन के अनुसार जब क्वेश्चन बना रहे थे कितना मजा आ रहा है ये बताइए, है ना। और कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए भाई। और कम से कम आप लोग आज 50 से 100 बच्चों के बीच में कम से कम आप शेयर करो और कम से कम 50 से 100 बच्चों को भाई जोड़ो। क्यों भाई, क्योंकि आपको हम इतना मेहनत करके ये सारा चीज को बता रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। कम से कम इतना हेल्प होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन है। अब यहाँ पे बात आ गया 48 नंबर प्रश्न तक और 48 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। एंड्रोजन है, एक एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन दोनों एक ही नाम है लेकिन वो मादा में पाया जाता है। यहाँ पे करा एंड्रोजन, तो एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है कि स्त्रीलिंग हार्मोन है कि पाचक्रस तो हुक्म नहीं करेगा, पैराथायराइड हार्मोन हुक्म नहीं करेगा। मामला आ गया दो पे, तो नरलिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इस एंड्रोजन जो होता है वो नर में पाया जाता है और ईस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों नाम है कि वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, लेकिन एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो नरलिंग हार्मोन होता है, याद करके रखना है। 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का श्रवण नहीं होता है भाई, किसका श्रवण नहीं होता है, ग्लूकोजन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन या सीटी, किसका हार्मोन का श्रवण नहीं होता है। अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय वहीं पे पाया जाता है लैंगरहैंस नाम के दूधी का, उसमें इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है। तो भाई ये तो होता है, तो इसके अनुसार ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया आपके पास 3, आप ऑप्शन को काट करके बताओ कि कौन सा हार्मोन का श्रवण नहीं होता है ना। और प्रश्न हम लोग के पास है ये 49 नंबर का जवाब बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आपको जस्ट इससे पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, आपको बताए थे इंसुलिन भी हमारे रक्त में, इंसुलिन हमारे रक्त में क्या करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है, माने ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ग्लूकोजन भी हमारे रक्त में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिन भी इसी प्रकार का हेल्प करता है। लेकिन सीटी हार्मोन जो होता है ये किसी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं है ना। ये जो हो जाएगा आपका, ठीक है, वो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन वो नहीं है। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसको बताना है। यकृत, थायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात बता रहे भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, तो भाई थायराइड यहां है, अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। एड्रिनल भी अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे डेंजर मस्त हम लोग के जो दिमाग में है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। लेकिन लीवर जो है, जो हम लोग का जिगर है भाई, ये अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता क्योंकि इसका स्पेशल नली है। या डायरेक्ट नली के माध्यम से ही हार्मोन को अपना जो कुछ भी है, एंजाइम वगैरह जो कुछ भी छोड़ना होता है छोड़ता है। इसलिए याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो है कौन, यकृत। अगला प्रश्न 51 है, आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा, अगले वीडियो में जब मिलेंगे ना तो क्वेश्चन देखेंगे।
गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है, ये बताइएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गति, अनैच्छिक नहीं। ऐच्छिक गति का कंट्रोल कौन करता है? तो वो ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? सेरिब्रम या सेरेब्रम, आपको बताना है। मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोग कर दिए एनएमएस वाले बच्चे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और उनको भी पढ़ने के लिए बोलो। आपका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 के बच्चे भी अपने दोस्तों के पास काफी से काफी शेयर कीजिए इस वीडियोस को, है ना। आपसे हमको यही सपोर्ट चाहिए ताकि फिर हम अगला वीडियो आप लोग के लिए बेहतर बना के लेकर आए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। धन्यवाद। कट।